आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफसाना। उन्वान है मिस्री की डली। मिस्री की डली। पिछले दिनों मेरी रूह और मेरा जिस्म दोनों अलील थे। रूह इसलिए कि मैंने दफतन अपने माहौल की खौफनाक वीरानी को महसूस किया था, और जिस्म इसलिए कि मेरे तमाम पुट्ठे सर्दी लग जाने के बायस चोबी तख्ते के मानिंद अकड़ गए थे। 10 दिन तक मैं अपने कमरे में पलंग पर लेटा रहा। पलंग, उस चीज़ को पलंग ही समझ लीजिए जो लकड़ी के 4 बड़े पायों, 15, 20, 24 डंडों और 1.5 मन वजनी मुस्ततील आहिनी चादर पर मुश्तमिल है। लोहे की ये भारी भरकम चादर निवाड़ और सुतली का काम देती है। इस पलंग का फ़ायदा ये है कि खटमल दूर रहते हैं और यूँ भी काफ़ी मजबूत है, यानी सदियों तक कायम रह सकता है। ये पलंग मेरे पड़ोसी सलीम साहब का इनायत करदा है। मैं ज़मीन पर सोता था, चुनांचे उन्होंने ये पलंग जो उन्हीं के कमरे के साथ मिला था मुझे दे दिया, ताकि मैं सख्त फर्श पर सोने के बजाय लोहे की गर्म चादर पर आराम करूं। सलीम साहब और उनकी बीवी को मेरा बहुत ख्याल है और मैं उनका बहुत ममनून हूँ। अगर मैं मामूली से मामूली चारपाई भी बाज़ार से लेता तो कम से कम 4-5 रुपये खर्च हो जाते। खैर, छोड़िए इस किस्से को। मैं ये बात कर रहा था कि पिछले दिनों मेरी रूह और जिस्म दोनों अलील थे। 10 दिन और 10 रातें मैंने ऐसे खला में बसर की जिसकी तफसील मैं बयान ही नहीं कर सकता। बस ऐसा मालूम होता था कि मैं होने और न होने के बीच में कहीं लटका हुआ हूँ। लोहे के पलंग पर लेटे लेटे यूँ भी मेरा जिस्म चल हो गया था। दिमाग वैसे ही मुंजमद था। ये कभी था ही नहीं। मैं क्या अर्ज करूं, मेरी क्या हालत थी। 10 दिन इस हैबतनाक खला में रहने के बाद मेरे जिस्म की अलालत दूर हो गई। 10 बजे का अमल था। धूप सामने कारखाने की बुलंद चिमनी से पहलू बचाती कमरे के फर्श पर लेट रही थी। मैं लोहे के पलंग पर से उठा। थके हुए जिस्म में अंगड़ाई से हरकत पैदा करने की कोशिश की। बाद में जब मैंने कमरे की तरफ निगाह दौड़ाई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। कमरा वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने गौर से देखा, दाएं हाथ को कोने में ड्रेसिंग टेबल था। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा मेज़ हमारे कमरे में हुआ करता था, मगर उसका पॉलिश इतना चमकीला कभी नहीं था और बनावट के एतबार से भी उसमें इतनी खूबियाँ मैंने नहीं देखी थी। कमरे के वस्त में जो बड़ा मेज़ पड़ा रहता था वो भी मुझे नामानूस मालूम हुआ। उसका बालाई हश्त पहलू तख्ता चमक रहा था। दीवार पर 5-6 तस्वीरें आवेज़ा थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनमें से एक तस्वीर मेरी निगाह में जम गई। मैं बढ़ा और उसको करीब से देखा। जदीद फोटोग्राफी का उम्दा नमूना था। हल्के भोसले रंग के कागज़ पर एक जवां साल लड़की की तस्वीर छपी हुई थी। बाल कटे हुए थे और कानों पर से इधर को उड़ रहे थे। सीना सामने से नाफ के नन्हे से दबाव तक नंगा। उस नर्मो नाजुक उरियानी को उसकी गोरी बाहें जो उसके चेहरे तक उठी हुई थीं छुपाने की दिलचस्प कोशिश कर रही थीं। पतली पतली लंबे लंबे नाखूनों वाली उंगलियों में से चेहरे की हया छन छन कर बाहर आ रही थी। कोहनियों ने नन्हे से पेट के इख्तितामी खत पर आपस में जुड़कर एक दिलकश त्रिकोण बना दिया था, जिसमें से नाव का गदा गदा गड्ढा झांक रहा था। अगर उस छोटे से गड्ढे में डंडी गाड़ दी जाती तो उसका पेट
सीप का बालाई हिस्सा बन जाता। मैं देर तक उस नीम उरिया व नीम मस्तूर शबाब को देखता रहा। मुझे हैरत थी कि यह तस्वीर कहाँ से आ गई। इसी हैरत में गर्क मैं गुसल खाने की तरफ बढ़ा। कमरे के चौथे कोने में नल के नीचे फर्श में सिल लगी हुई है। उसके एक तरफ छोटी सी मुंडेर बना दी गई है। ये जगह जहाँ जस्त की बाल्टी, साबुनदानी, दांतों के 2 ब्रश, दाढ़ी मूंदने के 2 उस्तरे, साबुन लगाने की 2 कूचियाँ, मंजन की बोतल और 5-6 इस्तेमाल शुदा और जंग आलूद ब्लेड पड़े रहते हैं, हमारा गुसल खाना है। नज़ीर साहब, जिनका ये कमरा है, अलग सुबह बेदार होने के आदी हैं। चुनांचे दाढ़ी मूंद कर वो फ़ौरन ही गुसल खाने से फारिग हो जाते हैं। मैं सोया रहता हूँ और वो मज़े से नंगे नहाते रहते हैं। उस गुसल खाने की तरफ जाते हुए मैंने एक बार फिर तमाम चीज़ों पर निगाह दौड़ाई। अब मुझे वो किसी कदर मानूस मालूम हुई। मुंडेर पर मेरा उस्तरा और घिसा हुआ ब्रश उसी तरह पड़ा था जिस तरह मैं हर रोज़ देखा करता था। बाल्टी भी बिला शक व शुबा वही थी जो हर रोज़ निगाहों के सामने आती थी। उसमें डोंगा भी वही था जिसमें जा बजा गढ़ों में मैल जमा रहता था। मुंडेर पर बैठकर जब मैंने ब्रश से दांत घिसने शुरू किए तो मैंने सोचा कि कमरा वही है जिसमें 120 रातें मैं गुजार चुका हूँ। रातें मैंने गौर किया, मामला साफ हो गया। कमरे और उसकी अशिया के नामानूस होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने इसमें सिर्फ 120 रातें ही गुजारी थी। सुबह 7 या 8 बजे जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर जो मैं एक दफ़ा बाहर निकल जाता तो फिर रात को 11 बजे के करीब ही लौटता। इस सूरत में ये क्यों कर मुमकिन था कि मुझे कमरे की साख्त और सब पड़ी हुई चीज़ों को देखने का मौका मिलता। और फिर ना कमरा मेरा है और ना इसकी कोई चीज़ मेरी मिल्कियत है। और ये भी तो सच्ची बात है कि बड़े शहर इंसानियत के मरकत व मदफन होते हैं। मैं जिस माहौल में 4 महीने से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, इस कदर यकसा और यक आहंग कि तबीयत हार हार कर उकता गई है। जी चाहता है कि शहर छोड़कर किसी वीराने में चला जाऊँ। सुबह जल्दी जल्दी नहाना, फिर उजरत में कपड़े पहनकर दफ्तर में कागज़ काले करते रहना। हाँ, वहाँ से शाम को फारिग होकर एक और दफ्तर में 6-7 घंटे उसी उकता देने वाले काम में मसरूफ़ रहना और रात के 11-12 बजे अंधेरे ही में कपड़े उतार कर सलीम के दीवे पलंग पर सोने की कोशिश करना। क्या ये ज़िंदगी है? ज़िंदगी क्या है ये भी मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये ऊनी जुराब है जिसके धागे का एक सिरा हमारे हाथ में दे दिया गया। हम उस जुराब को उधेड़ते रहते हैं। जब उधेड़ते उधेड़ते धागे का दूसरा सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा तो ये तिस्म जिसे ज़िंदगी कहा जाता है टूट जाएगा। जब ज़िंदगी के लम्हात कटते महसूस हों और हाफिज़े की तख्ती पर कुछ नक्श छोड़ जाएं तो उसका ये मतलब है कि आदमी ज़िंदा है। और अगर महीनों गुजर जाएं और ये महसूस तक न हो कि महीने गुजर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान की हिस्सियात मुर्दा हो गई हैं। ज़िंदगी की किताब में अगर ऊपर तले खाली औराक ही शामिल होते चले जाएं तो कितना दुख होता है। दूसरों को भी इसका एहसास होता है या नहीं? इसकी बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो इस मामले में बहुत हिस्सास हूँ। ज़िंदगी की यह खाली कॉपी जो मेरे हाथ में थमाई गई है आखिर इसीलिए तो है कि उसके हर वर्ग को हम इस्तेमाल करें, उस पर कुछ लिखें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसके मुताल्लिक़ मैं कुछ लिखूं। ले देकर मेरी उस कॉपी पर
माफ़ कीजिएगा, ले देकर मेरी उस कॉपी में सिर्फ 2-3 वर्क ऐसे हैं जिन पर मैं नक्शो निगार बने देखता हूँ। ये वर्क मुझे कितने अजीज़ हैं। अगर आप उनको नोच कर बाहर निकाल दें तो मेरी ज़िंदगी एक बियाबान बन जाएगी। आप यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी वाकई चटियल मैदान की तरह है, जिसमें उन बीते हुए दिनों की ये सुहानी याद एक खूबसूरत कब्र की तरह लेटी हुई है। चूँकि मैं नहीं चाहता कि अच्छे दिनों की ये सुहानी रात मिट जाए, इसलिए मैं इस कब्र पर हर वक्त मिट्टी का लेप करता रहता हूँ। मेरे सामने दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा है, जिसके मैले कागज़ पर चीड़ के लांबे लांबे दरख्तों की तस्वीर छपी है। मैं उसे एक अरसे से टिकटिकी बांधे देख रहा हूँ। उसके पीछे दूर, बहुत दूर मुझे अपनी ज़िंदगी के खोए हुए टुकड़े की झलक नज़र आ रही है। मैं एक पहाड़ी के दामन में चीज़ों की छाँव में बैठा हूँ। बेगू बड़े भोलेपन से घुटने टेक कर अपना सर मेरे करीब लाती है और कहती है, आप मानते ही नहीं, सच में बूढ़ी हो गई हूँ, अब भी यकीन ना आएगा। लीजिए, मेरे सर में सफ़ेद बाल देख लीजिए। 14 बरस की देहाती फिजा में पली हुई जवान लड़की मुझसे कह रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मालूम नहीं कि वो क्यों इस बात पर जोर देना चाहती थी। इससे पहले भी वो कई मर्तबा मुझसे यही बेतुकी बात कर चुकी है। मेरा ख्याल है कि जवान आदमी को शबाब के दायरे से निकलकर बुढ़ापे के दायरे में दाखिल होने की बड़ी ख्वाहिश होती है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे दिल में भी इस किस्म की ख्वाहिश कई बार पैदा हो चुकी है। मैंने कई बार सोचा है कि मेरी कनपट्टियों पर अगर सफ़ेद बाल नमूदार हो जाएं तो चेहरे की मतानत और संजीदगी में इजाफा हो जाएगा। कनपट्टियों पर अगर सफ़ेद बाल हो जाएं तो चांदी के महीन तारों की तरह चमकते हैं और दूसरे स्याह बालों के दरमियान भले दिखाई देते हैं। मुमकिन है कि बेगू को यही चाह हो कि उसके बाल सफ़ेद हो जाएं और वो अपनी कम उम्री के बावजूद बुढ़ी दिखाई दे। मैंने उसे खुश्क मगर नर्म बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू की और कहा, तुम बूढ़ी नहीं हो सकती। उसने सर उठाकर मुझसे पूछा, क्यों? मैं क्यों बूढ़ी नहीं हो सकती? इसलिए कि तुम में आसपास के दरख्तों, पहाड़ों, उनमें बहते हुए नालों की सारी जवानी जज्ब हो गई है। वो करीब से करीब सरक आई और कहने लगी, अरे आप क्या ऊट पटांग बातें करते हैं भाई, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। दरख्तों और पहाड़ों की भी जवानी होती है, तुम्हारी समझ में आए ना आए, पर मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। बहुत अच्छा किया, पर आप मेरे बालों में इसी तरह करते रहें। बेगू ने अपने हाथ से सर को खुजलाते हुए कहा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा जनाब, कहकर मैंने उंगलियों से उसके बालों की कंघी करना शुरू कर दी और उसने आंखें बंद कर ली। उसको मज़ा आ ही रहा था, मुझे खुद ही मज़ा आने लगा। मैं ये करने लगा कि उसके बाल मेरे उलझे हुए ख्याल हैं, जिनको मैं अपने जहन की उंगलियों से टटोल रहा हूँ। देर तक मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने अपनी खुमार आलूद निगाहें मेरी तरफ उठाईं और नींद में भीगी हुई आवाज़ में कहा, मैं अगर सो गई तो मैं जागता रहूँगा। नीम खाबीदा मुस्कुराहट उसके होठों पर पैदा हुई और वो ज़मीन पर वहीं मेरे सामने लेट गई। थोड़ी देर के बाद नींद ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। बेगू सो रही थी मगर उसकी जवानी जाग रही थी। जिस तरह समुंदर की पुरसुकून सतह के नीचे गर्म लहरें दौड़ती रहती हैं, बाएं बाजू को सर के नीचे रखे और टांगों को इकट्ठा किए वो सो रही थी। उसका एक बाजू मेरी जानिब सरका हुआ था। मैं उसकी पतली उंगलियों की मखरूती तराश देख रहा था कि उनमें खफीफ सी कपकपाहट पैदा हुई, जैसे मटर की फलियाँ इर्तियाश पजीर हो जाएं
ये इर्तियाश उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसके सारे जिस्म पर फैल गया। जिस तरह तालाब में फेंकी हुई कंकरी उसकी आबी सतह पर छोटा सा भंवर पैदा करती है और ये भंवर दायरे बनाता हुआ फैलता जाता है, इसी तरह वो कपकपाहट उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसके सारे जिस्म पर फैल गई। ना जाने उसकी जवानी कैसे इर्तियाश पैदा करने वाले ख्वाब देख रही थी। उसके निचले होंठ के कोनों में खफीफ सी थरथराहट कितनी भली मालूम होती थी। उसके सीने के उभार में दिल की धड़कनें जिंदगी पैदा कर रही थीं। गिरेबान के निचले 2 बटन खुले थे। इस तरह जिस्म से थोड़ी सी नकाब उठ गई थी और 2 निहायत ही प्यारी कौसें बाहर झांक रही थी। सीने की नन्ही सी वादी में दोनों तरफ के उभार बड़ी खूबसूरती से आपस में घुल मिल गए थे। मेरी निगाह उसके सीने पर कुर्ते की एक तरफ बनी हुई जेब पर रुक गई। उसमें खुदा मालूम क्या कुछ बेगू ने ठूस रखा था कि वो एक गेंद सी बन गई थी। मेरे दिल में दफतन ये मालूम करने का इश्तियाक पैदा हुआ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आहिस्ता से उसकी जेब की तलाशी लेने का इरादा जब मैंने किया तो वो जाग पड़ी। सीधी लेटकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लंबी लंबी पलकें जो आपस में मिली हुई थीं थरथराईं। उसने नीमबाज आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर उसके होंठों पर हल्के से तबस्सुम ने अंगड़ाई ली और कहा, आप बड़े वो हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? वो उठ बैठी। अभी आपने कुछ किया ही नहीं। मैं सचमुच सो गई और आपने जगाने तक की तकलीफ ना की। मैं अगर ऐसे ही शाम तक सोती रहती तो उसने आंखों की पुतलियां नचाईं और दफतन कुछ याद करके कहा, हाय मेरे अल्लाह, मैं अपनी जान हीर को भूल ही गई। सामने पहाड़ी पर उगी हुई सब झाड़ियों की तरफ जब उसने देखा तो इत्मीनान का सांस लेकर कहने लगी, कितनी अच्छी है मेरी हीर। उसको अपनी भैंस की फिक्र थी जो हमारे सामने पहाड़ी पर घास चर रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी हीर तो मौजूद है पर रांझा कहाँ है? रांझा? उसके लब मुस्कुराहट के साथ खुले। आंखों ही आंखों में उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रांझा रांझा रांझा, उसने ये लफ्ज़ कई मर्तबा दोहराया। मेरी हीर का रांझा। मुझे क्या मालूम निगोड़ा कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हारी हीर का कोई ना कोई रांझा तो ज़रूर होगा। मुझसे छुपाना चाहती हो तो यह अलग बात है। इसमें छुपाने की बात ही क्या है? बेगू ने आंखें मटका कर कहा, और अगर कोई है तो हीर को मालूम होगा, चाहे उससे पूछ लीजिए। पर कान में कहिएगा और आहिस्ता से कहिएगा, बताओ तुम्हारा रांझा कहाँ है? मैंने पूछ लिया। क्या जवाब मिला? बोली, बेगू से पूछो, वही सब कुछ जानती है। झूठ झूठ, इसका अव्वल झूठ, इसका आखिर झूठ। बेगू बच्चों की तरह उछल उछल कर कहने लगी, मेरी हीर तो बड़ी शर्मीली है, ऐसे सवालों का वो कभी जवाब दे ही नहीं सकती। आप झूठ बोलते हैं। उसने तो आपको गुस्से में कहा था, चलो हटो, कुंवारियों से ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म तो नहीं आती? यही कहा था और इसका जवाब उसको यूं मिला था, ये तुम्हारा इतना बड़ा बछड़ा कहाँ से आ गया है? क्या आसमान से टपक पड़ा है? बेगू ये बछड़े वाली दलील सुनकर लाजवाब हो गई, मगर वो चूंकि लाजवाब होना नहीं चाहती थी इसलिए उसने बेकार चिल्लाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आसमान ही से टपका है और सब चीज़ें आसमान से ही तो आती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोली,
इस बछड़े को तो मेरी हीर ने गोद लिया है, ये इसका बच्चा नहीं किसी और का है। अब बताइए आपके पास क्या जवाब है? मैंने हार मान ली, इसलिए कि मेरी निगाहें फिर उसकी उभरी हुई जेब पर पड़ी, जिसमें खुदा मालूम क्या कुछ ठूसा हुआ था। मैं हार गया। आपकी हीर कुंवारी है, दुनिया की सब भैंसें और गायें कुंवारियां हैं, मैं कुंवारा हूँ, आप कुंवारी हैं। लेकिन ये बताइए कि आपकी इस कुंवारी जेब को क्या हो गया? उसने अपनी फूली हुई जेब देखी तो दांतों में उंगली दबाकर मेरी तरफ मलामत भरी नज़रों से देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या हुआ है मेरी जेब को? मेरी चीज़ें पड़ी हैं इसमें। चीज़ें? इससे तुम्हारा मतलब? आप तो बाहर की खाल निकालते हैं। चीज़ें पड़ी हैं मेरे काम की, और क्या? मैंने पत्थर डाल रखे हैं तो जेब में तुम्हारे काम की चीज़ें पड़ी हैं। मैं पूछ सकता हूँ ये काम की चीज़ें क्या हैं? आप हरगिज़ नहीं पूछ सकते। अगर आप पूछें भी तो मैं नहीं बताऊंगी, इस वास्ते कि आपने मुझे अपने चमड़े के थैले की चीज़ें कब दिखाई हैं। मैं अगर आपसे कहूँ भी तो आप ना दिखाएंगे। मैं एक एक चीज़ करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये रहा थैला, मैंने अपना चर्मी थैला उसके सामने रख दिया, खुद खोल कर देख लो। मगर याद रहे, मुझे अपनी जेब की सब चीज़ें तुम्हें दिखानी पड़ेंगी। पहले मैं इस थैले की तलाशी तो ले लूँ। ये कहकर उसने मेरा थैला खोला और उसकी सब चीज़ें एक एक करके बाहर निकालना शुरू की। अंग्रेजी का एक नॉवेल, कागज़ों का पैड, 2 पेंसिलें, एक रबड़, 10-12 लिफाफे और 8 आने वाले स्टैम्प, खाली लिफाफा और लिखे हुए कागज़ों का एक पुलिंदा। ये मेरी चीज़ें थी। जब वो एक एक चीज़ अच्छी तरह देख चुकी तो मैंने उससे कहा, अब अपनी जेब का मुंह इधर कर दीजिए। उसने मेरी बात का जवाब ना दिया। थैले में तमाम चीज़ें रखने के बाद उसने मुझसे तहक्कुमाना लहजे में कहा, अब आप अपनी जेब दिखाइए। मैंने अपनी जेब का मुंह खोल दिया। उसने हाथ डालकर उसमें जो कुछ भी था बाहर निकाल दिया। एक बटुआ और चाबियों का गुच्छा था, जिसमें छोटा सा चाकू भी शामिल था। ये चाकू गुच्छे में से निकालकर उसने एक तरफ ज़मीन पर रख दिया और बाकी चीज़ें मुझे वापस दे दी। ये चाकू मैंने ले लिया, खीरे काटने के काम आएगा, ले लो, पर मुझे टालने की कोशिश न करो। मैं जब तक तुम्हारी जेब की एक एक चीज़ ना देख लूँ छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं ना दिखाऊं तो लड़ाई हो जाएगी। हो जाए, मैं डर थोड़ी जाऊंगी। ये कहकर फौरन ही अपने दुपट्टे का तंबू बनाकर उसमें छुप गई और जेब में से कुछ निकालने लगी। इस पर मैंने रोबदार आवाज़ में कहा, देखो ये बात ठीक नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। आप मान लीजिए, मैं सब कुछ दिखा दूंगी, अल्लाह की कसम, सब चीज़ें एक एक करके दिखा दूंगी। ये तो मैं अपने मन समझौते के लिए कर रही हूँ। मैंने फिर रोबदार आवाज़ में कहा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सब चालाकियाँ समझता हूँ। सीधे मन से तमाम चीज़ें दिखा दो, वरना मैं ज़बरदस्ती सब कुछ देख लूँगा। थोड़ी देर के बाद दुपट्टे से बाहर निकल आई और आगे बढ़कर कहने लगी, देख लीजिए। मैं उसकी जेब में हाथ डालने ही वाला था कि उसके तने हुए सीने को देखकर रुक गया। तुम खुद ही एक एक चीज़ निकाल कर मुझे दिखा दी जाओ। लो, इतना लिहाज मैं तुम्हारा किए देता हूँ, यूँ तुम्हारी ईमानदारी भी मालूम हो जाएगी। नहीं, आप खुद निकालते जाइए, बाद में आप कहेंगे मैंने सब चीज़ें नहीं दिखाई।
मैं देख जो रहा हूँ, तुम निकालती जाओ, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर उसने आहिस्ता से अपनी जेब में 2 उंगलियां डाली और सुर्ख रंग के एक रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा बाहर निकाला। इस पर मैंने पूछा, कपड़े का ये बेकार सा टुकड़ा तुम साथ साथ क्यों लिए फिरती हो? ये आपको क्या मालूम, ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, मैं इसका रुमाल बनाऊंगी, जब बन जाएगा तो फिर आज देखिएगा। जी हाँ, ये कहकर उसने कपड़े का टुकड़ा अपनी झोली में रख लिया, फिर जेब से कुछ निकाला और बंद मुट्ठी मेरे बहुत करीब लाकर खोल दी। सेलुलाइट के 3 इस्तेमाल किए हुए क्लिप, एक चाबी और सीप के 2 बटन उसकी हथेली पर मुझे नजर आए। मैंने उससे कहा, ये अपनी झोली में रख लो और बाकी चीजें जल्दी जल्दी निकालो। उसने जेब में जल्दी जल्दी हाथ डालकर बारी बारी ये चीजें बाहर निकाली। सफेद धागे की गोली उसमें फंसी हुई, जंग आलूद सुई, लकड़ी की मैली कुचैली कंघी, छोटा सा आईना और एक पैसा। मैंने उससे पूछा, कोई और चीज बाकी तो नहीं रही? जी नहीं। उसने अपने सर को जुम्बिश दी। सब चीजें आपके सामने रख दी हैं, अब कोई बाकी नहीं रही। गलत। मैंने अपना लहजा बदल कर कहा, तुम झूठ बोलती हो, और झूठ भी ऐसा बोलती हो जो बिल्कुल कच्चा है। अभी एक चीज बाकी है। जो ही ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले, गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहें यकलख्त अपने दुपट्टे की तरफ मुड़ी। मैंने ताड़ लिया कि उसने कुछ छुपा रखा है। बेगू, सीधे मन से मुझे ये चीज़ दिखा दो जो तुमने छुपाई है, वरना याद रखो वो तंग करूंगा कि उम्र भर याद रखोगी। गुदगुदी ऐसी चीज़ है कि गुदगुदी के तस्वुर ही ने उसके जिस्म को इकट्ठा कर दिया। वो सुकड़ सी गई। इस पर मैंने हवा में अपने हाथों की उंगलियां नचाई। ये उंगलियां ऐसी गुदगुदी कर सकती हैं कि जनाब को पैरों भी होश ना आएगा। वो कुछ इस तरह सिमटी जैसे किसी ने बुलंदी से रेशमी के कपड़े का थान खोलकर नीचे फेंक दिया। नहीं नहीं, खुदा के लिए कहीं ऐसा भी ना कर दीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। जब मैं सचमुच अपने हाथ उसे कंधों तक ले गया तो बेतहाशा चीखती, हंसती और सिमटाती उठी और भाग गई। दुपट्टे में से कोई चीज गिरी जो मैंने दौड़कर उठा ली। मिस्री की एक डली थी जो मुझसे छुपा रही थी, जाने क्यों। तो ये था सादा सा सादा मंटो का अफसाना, मिस्री की डली। फिर मिलूंगा।